हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। सो बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कंपेयर करेंगे, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया से कैसे डिफरेंट है। सो बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ में आपने स्टडी किया है कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया का मीनिंग क्या है? देखो, आपके दो फ्रेंड्स है, आपके दो दोस्त है। पहला जो दोस्त है इसका मास है सपोज 40 केजी, 40 केजी, ठीक है। और दूसरा जो फ्रेंड है इसका मास है 100 केजी, मतलब इसको आपने बोला पतलू। एक ऐसा फ्रेंड है आपका पतलू फ्रेंड है, और दूसरा ये आपका है मोटू, ठीक है। कैसा है? मोटू है। मुझे एक बात बताओ, आपने दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाया, सेम फोर्स से आपने इनको धक्का दिया, ठीक है। यहाँ पे 100 न्यूटन लगाया, यहाँ पे 100 न्यूटन लगाया। मुझे एक बात बताओ, मोशन यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? सर, जिसका मास कम है उसका मोशन ज्यादा होगा। मोशन ज्यादा होगा मतलब एक्सटर्नल फोर्स को ये क्या कर रहा है? कम अपोज कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स को अपोज क्या कर रहा है? कम कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, इसका मास ज्यादा है तो इसका मोशन क्या होगा? कम होगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स को ये क्या कर रहा है? अपोज ज्यादा कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स को कितना ज्यादा अपोज कर सकता है? ट्रांसलेशनल मोशन को कितना ज्यादा अपोज कर सकता है? इस टेंडेंसी को कौन मेजर करता है? इनर्शिया मेजर करता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन को कितना ज्यादा अपोज कर सकता है, ये कौन मेजर करता है? इनर्शिया। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा अपोज, एंड जितना ज्यादा अपोज उतना ज्यादा इनर्शिया। मतलब कहीं पे इनर्शिया का वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन को उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। कहीं पे इनर्शिया का वैल्यू कम है, मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन को कम अपोज करेगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन को ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा अपोज कर सकता है, इस टेंडेंसी को जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब एक बात ध्यान में रखो, इनर्शिया सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। वो फैक्टर कौन सा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग का मास है 10 केजी, और हमारे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का भी मास कितना है? 10 केजी। कितना है? 10 केजी। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। इनर्शिया डिपेंड नहीं करता कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन से शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनर्शिया सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास रिंग है। सर, आज तक हमें तो रिंग नहीं मिला, ठीक है। अच्छा सोचो, मिलेगा कभी ना कभी, ठीक है। दूसरा क्या है? हमारे पास डिस्क है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है बच्चों? सेम है। अगर दो ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो दोनों का इनर्शिया क्या होगा? दोनों का इनर्शिया सेम होगा। ये अभी तक आपने इनर्शिया के बारे में स्टडी किया है, लेकिन आज हमें क्या स्टडी करना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो सभी को इनर्शिया क्लियर है? इनर्शिया सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर है मास। अब हमें स्टडी करना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सो बच्चों, इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? इनर्शिया का मीनिंग होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन को कितना ज्यादा अपोज करेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन को कितना ज्यादा अपोज कर सकता है। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, मतलब वो उतना ही ज्यादा रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा। उसका रोटेशनल मोशन कम हो। अगर किसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मतलब वो रोटेशनल मोशन को कम अपोज करेगा। अगर रोटेशनल मोशन को कम अपोज करेगा, ठीक है, मतलब उतना ही ज्यादा रोटेशनल मोशन होगा, उतना ही ज्यादा उसका मोशन होगा। अपोज कम तो मोशन ज्यादा, ठीक है। तो देखो, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे बच्चों MOI। क्या बोलेंगे? MOI। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I से रिप्रेजेंट। चलो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते क्या होता है। सबको पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिजिकल टर्म है। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
is a physical term. Moment of inertia is a physical term. Physical term. Physical term used to measure tendency of object, used to measure tendency of object to oppose किसको अपोज करने का टेंडेंसी ये मेजर करता है? रोटेशनल मोशन, टू अपोज रोटेशनल मोशन। मतलब अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यहां से हमें क्या पता चलता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रोटेशनल मोशन क्या होगा? रोटेशनल मोशन उसका कम होगा। अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो वो अपोज कम करेगा, मतलब उसका मोशन क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका रोटेशनल मोशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये अच्छे से जानना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है? बेसिक मीनिंग होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है? बेसिक मीनिंग। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखो, जो इनर्शिया था, इनर्शिया सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन सा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला तो मास है ही, मास के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। जितना ज्यादा मास होगा, उसका रोटेशनल मोशन करवाने के लिए उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा अपोज। लेकिन और एक फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, इस फैक्टर के ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। देखो कैसे, सपोज हमारे पास डिस्क है, एक हमारे पास क्या है? डिस्क, इसका मास है 10 kg, और हमारे पास एक क्या है? रिंग है। हमारे पास एक क्या है? रिंग है। दोनों का मास सेम है। सपोज इसका मास है 1 kg और इसका मास है 1 kg, और ये जो रिंग है ये गोल्ड का नहीं है। हमारे पास 1 kg गोल्ड तो नहीं होगा, तो ये गोल्ड का नहीं है। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, आपको एक बात तो पता है कि दोनों का इनर्शिया तो क्या होगा? सेम। दोनों का इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज इनर्शिया तो एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन सा है? मास। अगर दोनों का मास सेम है तो इनर्शिया सेम होगा। बट अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। ये डिस्क है, ये रिंग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? तो देखो, अगर यहाँ पे डिस्क है तो इसका मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे रिंग है तो इसका मास सिर्फ इसके सरकमफरेंस पे, इसका मास सिर्फ कहाँ पे है? इसके सरकमफरेंस पे। सपोज मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे अंदर पास कर रहा है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, सेंटर से अंदर जा रहा है, और ये रिंग ऐसे रोटेट कर। अब एक बात ध्यान में रखो कि आपको क्या दिखेगा कि यहां से ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो डिस्क है कुछ ऐसे यहाँ पे रोटेट कर। तो यहाँ पे पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे इसके पास में है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है, और कुछ पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर। कुछ पार्टिकल पास में है, कुछ पार्टिकल इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे है, एंड कुछ पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे। लेकिन अगर आप रिंग के केस में देखोगे तो सभी के सभी पार्टिकल कहाँ पे है? मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। सभी के सभी पार्टिकल कहाँ पे है? मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ज्यादा है। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ज्यादा है। और जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब यहां से और एक बात आपको क्लियर होती है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट सॉलिड है और दूसरा ऑब्जेक्ट हॉलो है। दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे है? हॉलो है। तो एक बात ध्यान में रखो, हॉलो के केस में क्या होगा? हॉलो के केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा।
हॉलो के केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, बिकॉज सभी पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, सभी पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। हॉलो ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्लियर हुआ। तो इनर्शिया सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास सेम इनर्शिया सेम, लेकिन मास सेम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट फैक्टर इज मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, मतलब डिस्टेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो क्लियर हुआ सबको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया में क्या डिफरेंस है? क्लियर हुआ सबको? हाँ सर क्लियर हो। चलो, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं? तो ध्यान में रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is the product of किसका प्रोडक्ट होता है? मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस नहीं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन बताऊंगा, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मीनिंग है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो डिस्टेंस को आर लिया और उसका स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? यम इंटू आर स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, इसका यूनिट क्या आएगा? सर इसका यूनिट क्या आना चाहिए? मास का यूनिट होता है किलोग्राम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो उसका स्क्वायर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बोलो, डायमेंशन, मास का डायमेंशन 1 आएगा। हाँ सर, मास का डायमेंशन 1 होगा, और उसके साथ मीटर स्क्वायर है, मतलब लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन 2 आएगा। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? 2 होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? अभी बता। पहली बात तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट का मास सेम है, जैसे डिस्क एंड रिंग का हमने एग्जांपल लिया था, दोनों का मास सेम था, लेकिन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट फैक्टर इज मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, पहला फैक्टर क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम, या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? मास डिस्ट्रीब्यूशन कब ज्यादा होता है? जब डिस्टेंस ज्यादा होगा। इसी को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हुआ सबको? चलो जल्दी लिखो ये वाला पार्ट। लिख लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमें बताना है कि आइस एंड वाटर, इनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? पहली बात तो दोनों का मास सेम है। जो आइस यहाँ पे हमारे पास है, सपोज कि हमारे पास 1 kg आइस है और हमारे पास 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर। तो मुझे एक बात बताओ, आइस मतलब सॉलिड और वाटर मतलब लिक्विड है। वाटर कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सॉलिड में कम होगा, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है, मतलब आर का वैल्यू कम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा, मतलब आर का वैल्यू ज्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो ध्यान में रखो, वाटर एंड आइस जिनका मास सेम था, तो इस केस में वाटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइस। क्लियर हुआ सबको? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, लिख के ले लो जल्दी।
लिख लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। हमारे पास सपोज n पार्टिकल्स है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर n पार्टिकल्स है और हमें उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जितने भी पार्टिकल्स है, सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आप क्या कर दो, ऐड कर दो। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I1 कितना होगा, पहले वाले का मास क्या है m1, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है r1 स्क्वायर, सेकेंड वाले का क्या है m2 r2 स्क्वायर, थर्ड वाले का क्या है मास है m3 r3 स्क्वायर, एंड ऐसे ही सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करोगे, n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा आपको, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या करोगे, ऐड करोगे, उनका सम करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सपोज आपके पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है जो सिमेट्रिकल पार्टिकल से मिलके बना है, मतलब सभी पार्टिकल का मास क्या है, सेम है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में अगर आपको ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो आप उस केस में जो पार्टिकल के उसका मास है dm को r स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, और r का वैल्यू यहाँ पे लिमिट रखोगे r1 से r2, ठीक है, r का लिमिट क्या रखोगे, r1 से r2, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे आगे जाए। ठीक है, तो हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स का मास क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करोगे, आपको उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल पार्टिकल्स है, मतलब सभी पार्टिकल्स का मास क्या है, सेम है, बट डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट, उस केस में आप उस पार्टिकल का मास r स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये आगे यूज होगा, जब यूज होगा तो आपको वो आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं घुसने वाला, अभी के लिए ध्यान में रखो, आगे यूज होने वाला है तब आपको समझेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सिस, कि जो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे सिर्फ एक एक्सिस नहीं होना, डिफरेंट टाइप के एक्सिस होते हैं। जैसे कि पहला एक्सिस मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, पहला एक्सिस जो होता है, सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या है, सेंटर, ये ऑब्जेक्ट का क्या है, सेंटर। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन सेंटर से कैसे पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का प्लेन है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर। अभी ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, पहला एक्सिस सबको क्लियर है, तो इस एक्सिस का नाम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा कि ऐसे ऐसे होता है, आपको खुद को समझना है, खुद को फील करना है, ठीक है, फील हुआ सबको, हाँ सर बिल्कुल। चलो मुझे बताओ पहला एक्सिस कौन सा है, हाँ, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, चलो सेंटर से पास कर रहा है, अंदर जा रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, क्लियर हुआ सबको पहला एक्सिस। दूसरे एक्सिस के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा एक्सिस है जो कि सेंटर से ही पास करेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अभी देखो, इससे पहला वाला एक्सिस कुछ ऐसे था, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब दूसरा एक्सिस सेंटर से तो पास कर रहा है लेकिन उसी प्लेन में है, मतलब ये जो एक्सिस है उस ऑब्जेक्ट के डायमीटर के अलोंग पास कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के डायमीटर के अलोंग पास कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर से तो पास कर रहा है लेकिन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, तो कैसे पास कर रहा है, पासिंग अलोंग द डायमीटर, ठीक है। सो सेकंड एक्सिस कौन सा है सर, सेकंड एक्सिस कौन सा है, पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड ये क्या हुआ, पासिंग थ्रू सेंटर एंड lying along diameter, ठीक है, lying along diameter, ठीक है। एक्सिस कुछ ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेंटर से जा रहा है और डायमीटर के अलोंग है। क्लियर हुआ सेकंड एक्सिस सबको। अभी थर्ड एक्सिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। थर्ड एक्सिस देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो सर ये किधर से पास कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के टेंजेंट से पास कर रहा है, ये जो टेंजेंट है यहां से पास कर रहा है, ठीक है। सेंटर से पास नहीं कर रहा, टेंजेंट से पास कर रहा है, और जब ये टेंजेंट से पास कर रहा है तो प्लेन के साथ इस ऑब्जेक्ट के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर। मतलब पहले वाला केस हुआ, वहां पे एक्सिस सेंटर से पास कर रहा था, यहां पे किधर से पास कर रहा है, टेंजेंट से, ठीक है। सो एक्सिस पासिंग थ्रू कहां से, एक्सिस पासिंग थ्रू किधर से पास कर रहा है, टेंजेंट, एंड प्लेन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, अंदर जा रहा है मतलब प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। जल्दी से जल्दी लिख के ले लो, एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको टाइप्स ऑफ एक्सिस पता ही होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के लो, ठीक है। चलो लास्ट वाला एक एक्सिस देखेंगे, लिख लिया सभी ने, हाँ। ये मुझे बताओ, ये सरकमफरेंस को छू के जा रहा है, ठीक है, मतलब टेंजेंट है, कैसे है, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट मतलब क्या, सरकमफरेंस के किसी भी पॉइंट को छू के जाने वाला लाइन, जैसे आपके दिल को कोई छू के गया था, ठीक है, वैसे ही सरकमफरेंस पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को छू के जाने वाला लाइन मतलब टेंजेंट। और ये जो एक्सिस है वो उसी के प्लेन में है। इससे पहला वाला एक्सिस जो था वो सरकमफरेंस के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट से पास कर रहा था, लेकिन प्लेन के साथ कैसा था, परपेंडिकुलर था। ये वाला एक्सिस उसी प्लेन में टेंजेंट के अलोंग पास कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसी प्लेन में, ठीक है, उसी प्लेन में, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये फोर्थ एक्सिस पासिंग अलोंग टेंजेंट, पासिंग अलोंग टेंजेंट and lying in the plane, ठीक है, lying in the plane। क्लियर हुआ सबको, सभी को एक्सिस क्लियर है। आई होप कि आपको इनर्शिया बहुत अच्छे से फील हुआ होगा, उसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर n पार्टिकल्स है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है लेकिन सबका मास सेम है, लेकिन सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस डिफरेंट है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे स्टडी किए है, ये आगे आने वाले पार्ट में आपको क्या होगा, क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें यूज करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।